नमस्कार, 7 रंग 7 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शेखर। पेश है 1 अक्टूबर की कुछ अहम खबरें और कुछ वो खबरें जो शायद आपसे छूट गई हों। आज कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टाटा सन्स ने घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली जीत ली है और अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया का नया मालिक होगा। लेकिन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि अगर ऐसा कोई फैसला होगा तो सरकार मीडिया को सूचित करेगी। अमरउजाला.com की खबर के मुताबिक अगर टाटा के साथ सरकार का सौदा पक्का होता तो विमानन कंपनी की 68 साल बाद घर वापसी होगी। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह से इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। अगर कोई भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदती है तो उसे एयर इंडिया की सारी संपत्ति लेनी होगी और डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल होगा। मुंबई के ऑफिस का बाजार मूल्य 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौजूदा समय में एयर इंडिया 4400 घरेलू उड़ानें और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप की बोली सरकार द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस से करीब 3000 करोड़ रुपए ज्यादा है। टाटा की बोली स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह द्वारा लगाई गई बोली से लगभग 5000 करोड़ रुपए ज्यादा बताई जा रही है। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जनवरी 2020 से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें लगातार देरी हुई। अप्रैल 2021 में सरकार ने एक बार फिर योग्य कंपनियों से बोली लगाने को कहा था। 15 सितंबर बोली लगाने का आखिरी दिन था। दूसरी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसे कई अखबारों की वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों के रुख पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दे या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे। दूसरी तरफ हरियाणा के झज्जर के नेहरू कॉलेज में शुक्रवार को स्वयं सहायता समूह को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराने के लिए आ रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दौरे के विरोध में किसान काले झंडे लेकर पहुंच गए। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और किसान आमने सामने डटे रहे। किसानों पर पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की और कुछ किसानों को पकड़कर बस में भी बिठा लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अगली खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सड़कों को ब्लॉक करने के लिए किसानों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सड़क ब्लॉक किए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि यदि पुलिस बैरिकेडिंग हटा देती तो किसान दिल्ली चले जाएंगे। टिकैत ने कहा कि जिस संगठन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। टिकैत ने कहा, सरकार हमसे बात करना ही नहीं चाहती, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि समाधान करो, अब सरकार करे समाधान। हमने सरकार को चिट्ठी लिख रखी है कि बातचीत करो हमसे, बातचीत करे सरकार, उसके बाद पता चलेगा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति को भांपने में पार्टी हाईकमान की नाकामी के बाद कांग्रेस के शीर्ष संगठन में घमासान को फिर से हवा दे दी है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह G23 ने इस नाकामी को लेकर सीधे नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। NIA से बातचीत करते हुए नटवर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। उनमें से एक राहुल गांधी भी हैं। भले ही राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, लेकिन वे सभी मामलों में फैसले लेते हैं। राहुल और प्रियंका की ओर इशारा करते हुए नटवर सिंह ने कहा कि इन दोनों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया और उनकी जगह पर सिद्धू को ले आए। नटवर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया है, जिनका 52 साल का लंबा अनुभव रहा है। पूर्व विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अब न तो कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और न कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। जनसत्ता में छपी खबर के मुताबिक कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसे ही मामले में मनीष प्रजापति नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। मनीष प्रजापति की हत्या कुछ बदमाशों ने तब कर दी जब वो मुफ्त में उन्हें शराब नहीं दे पाया। इससे 2 दिन पहले ही इसी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या पीट कर दी गई थी। इस मामले में हत्या का आरोप पुलिसकर्मियों पर ही लगा था। जानकारी के अनुसार मनीष प्रजापति रामगढ़ ताल इलाके में स्थित एक मॉडल शॉप पर काम करता था, जहां कुछ लोग वहां शराब पीने आए थे। बदमाशों ने शराब का ऑर्डर दिया, तब मनीष ने उनसे पैसे मांगे, जिस पर बदमाशों ने खुद को हिस्ट्री सीटर का भाई होने का रौब दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया और बहस करने लगे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट में बदल गई। बदमाशों ने मनीष और बाद में बीच बचाव करने आए रघु को जमकर पीटा। करीब 15 मिनट से अधिक समय तक बदमाश मनीष और रघु को पीटते रहे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने और कुछ लोगों को भी फोन करके यहां बुला लिया था। बाद में सभी ने मिलकर इन दोनों को खूब पीटा। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे बदमाशों की दरिंदगी देखी जा सकती है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, सभी आरोपी फरार हो गए थे। थाने से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी आरोपी नहीं लगा। पुलिस के आने के बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां मनीष को मृत घोषित कर दिया गया। रघु अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक नीति आयोग ने बिहार सरकार की पोल खोल दी। देश भर के अस्पतालों के मामले में बिहार के अस्पतालों की हालत बदतर है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड उपलब्ध है। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 है, यानी कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों पर नीति आयोग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। इसको स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड है। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सबसे ज्यादा औसतन 222 बिस्तर उपलब्ध है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा मात्र 6 है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा तो सपा की भारी जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा इस बार चुनाव जीत रही है, जनता बीजेपी को सबक सिखाकर मानेगी। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। सीएम योगी के ठोको नीति की वजह से प्रदेश में पुलिस निर्दोष लोगों की जान ले रही है। उन्होंने कहा कि यूपी को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो तो सपा ही जीतेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान आज खतरे में है। सपा यूपी में लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार को यह नहीं दिख रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए 7 रंग न्यूज।